गया, ये हो गया, ये क्या सेम ही है ना? या फिर ये देख लो हमारे यूआई में जितने भी सारे खुले हैं ना, अगर मैं स्क्रीन बंद कर देता हूँ तो यहाँ पे जो आपके सामने कार्ड्स नजर आ रहे हैं ना, एक बड़ा कार्ड है, फिर यहाँ पे राइट में 3 कार्ड्स है, ये भी क्या है, हमारे कंपोनेंट्स ही है। ओके, जैसे कि मैं का एक कार्ड है, फैजन पटेल का एक कार्ड है, अरबाज अंसारी, प्रोन्टेरा, ये सारे क्या कार्ड्स है। साइज थोड़ा एक बड़ा है, बाकी तो छोटे ही है। एंड तीनों में जो है अगर सिमिलरिटी देखे तो जैसे कि बॉटम लेफ्ट में नेम है ना, बीच में अवतार है, एंड बैकग्राउंड जो है वो अवतार पे डिपेंड कर रहा है, एंड टॉप राइट में माइक का आइकॉन है ना। सो ये जो चीजें हैं, ये क्या है, सिमिलर यूआई है लेकिन रिपीटेटिव है ना। सो होता यही है कि हम एक के लिए कोड बनाते हैं सिर्फ, और उसे हम 3 बार यूज करते हैं। ओके, ये जो है रियूजेबल है। वैसे ही हमारे बटन्स हो गए, या टेक्स्ट इनपुट्स, या टाइपोग्राफी, हेडर, साइड बार, इन्हें हम क्या करते हैं, ब्लॉक में बनाते हैं। कोड में जो है ना ब्लॉक बनाते हैं, जो हम बार बार यूजेबल रीयूज कर सकते हैं। ओके, तो वैसी चीज हमने कल देखी, एंड हमने इम्प्लीमेंट भी की। ओके, एंड शायद कल गेस्ट लेक्चर हो, सो प्लीज तुम्हारे कोई दोस्त होंगे जो जिन्होंने अटेंड किया है, जिन्होंंने ज्वाइन किया है, सो उन्हें भी प्लीज इन्फॉर्म कर दिया है। तो ठीक है। सो कल का हमारा एक कंपोनेंट था जिसे हमने ऐप डॉट जेएसएस के अंदर कॉल किया था। क्या क्या सिंपल से हमने एक इंपोर्ट किया, है ना, और यहाँ पे हमने क्या किया, इस कंपोनेंट को क्या किया, कॉल किया। ओके, सो ये था हमारा कंपोनेंट। सो आज हम जो सीखने वाले हैं वो है प्रोप ड्रिलिंग आई थिंक। चलिए देखते हैं क्या है हमारे सिलेबस में आगे के सेशंस में। कैलेंडर में सिलेबस। ओके, सो आज है हमारे आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है, जो टॉपिक है हमारा वो है प्रॉप्स। सो प्रॉप रहता क्या है, देखते हैं। प्रॉप मीनिंग इन रिएक्ट। प्रॉप्स यानी कि प्रॉपर्टीज। ओके, सो जैसे कि अगर हम एक ऑब्जेक्ट कंसिडर करते हैं, कोई भी एक ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट के क्या होते हैं, हमने देखा प्रॉपर्टीज रहते हैं ना। जैसे कि अगर मैं कह लूँ मेरे सामने 2 बॉटल्स है, तो उनकी प्रॉपर्टीज क्या है, ब्रांड नेम, दोनों की अलग होंगी, कलर, जो दोनों का क्या होगा, अलग होगा, सेम होगा, लेकिन क्या उसकी प्रॉपर्टीज है, उसके नॉर्म्स है, या हम कह लें एट्रीब्यूट्स है। जैसे कि अगर बात करूँ मैं मेरे दोस्त और मेरी, तो मेरा प्रॉपर्टी वो है कि मान लेते हैं मेरा नाम अरबाज है, उसका नाम तन्मय है। मैं इस कंपनी में काम करता हूँ, कोई दूसरी कंपनी में काम करता है, तो क्या हमारे प्रॉपर्टीज है ना, मेरी डिटेल्स है वो। सो वैसे ही हमारे कंपोनेंट्स भी क्या रहता है, प्रॉपर्टीज रहते हैं, उससे कुछ डिटेल्स रहते हैं जो हम पास करते हैं। जैसे कि अब देख लो, ये एक क्या है, मेरा कंपोनेंट है, ये भी एक कंपोनेंट है। ओके, सो इसमें मैं क्या पास करूंगा कि जिससे ये दोनों कंपोनेंट क्या हो, डिस्टिंग्विश कर पाए, या इसे हम बार बार यूज कर सके। तो क्या किया, एक कंपोनेंट बनाया है, उसको 2 बार कॉल किया हुआ है ना, 2 कंपोनेंट दोनों सेम ही है। अब इसमें डिस्टिंग्विश करने की चीजें क्या है, कि यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे नाम आता है, यहाँ पे जो है ना अवतार आता है, और अवतार के डिपेंडेंट पे जो बैकग्राउंड कलर आता है ना। तो ये चीज क्या है, कंपोनेंट है और उसके प्रॉपर्टीज है ना। तो अगर मैं कह लूँ कि ये जो कंपोनेंट है इसके प्रॉपर्टीज में नेम क्या है, अरबाज अंसारी, और इस कंपोनेंट के प्रॉपर्टीज में नेम क्या है, प्रोन्टेरा, और इसके प्रॉपर्टी में मेरा है येलोइश प्रोन्टेरा आइकॉन, और इसमें क्या है, ब्लूइश आइकॉन है ना, ब्लूइश लोगो है। सो ये इसके प्रॉपर्टीज है। ओके, सो वैसे ही हमारे जब बटन्स अगर मैं देख लूँ, जो हमारे प्रोन्टेरा की वेबसाइट है वहाँ पे दिखाता हूँ, तो ये देख लो, ये दोनों क्या है, बटन्स ही है, लेकिन इनके प्रॉपर्टीज अलग है।
इसमें क्या है, ये ब्लूइश है एंड ये क्या है, व्हाइटिश है। और यहाँ पे टेक्स्ट क्या है, यहाँ पे रिक्वेस्ट कॉल बैक और यहाँ पे अबाउट अस। तो ये है प्रॉपर्टीज। वैसे ही देखो यहाँ पे येलोइश है उसका, यहाँ पे एक आइकॉन भी है ना, और यहाँ पे टेक्स्ट भी है। और हम देख ले यहाँ पे आर्टिकल्स में, आर्टिकल बेस्ड जगह लग रही है मुझे दिखाने की है। ये देखो एक कार्ड है ना, आर्टिकल्स के कार्ड है 4। अब चारों के जो है ना, यूआई तो सेम ही है हमारा HTML CSS, फर्क इसमें है कंटेंट में। तो वही कंटेंट हम हमारे कंपोनेंट में अगर कहे तो प्रॉपर्टीज है। ओके, तो ठीक है, हम प्रैक्टिकली हम जानते हैं। तो कल हमने कुछ बटन बनाए थे ना, तो आज हम कंपोनेंट के पहले देखते हैं, फिर हम बटन पे जाते हैं। ओके, ओके, सो ये हमारा कंपोनेंट है। यहाँ पे हमने नेम डाला था, राइट। लेकिन हो क्या रहा है कि जो भी मैं यहाँ पे कंपोनेंट जितने बार भी कॉल करूँ, तो यहाँ पे वो जो अंदर नेम है उस पे डिपेंड कर रहा है कि यहाँ पे दिखाना क्या है ना। तो इससे क्या हो रहा है, ये स्टैटिक रह रहा है ना, मतलब वैल्यू जो है चेंज नहीं हो पाएंगे। अगर मुझे यहाँ पे महक लिखना है तो यहाँ पे मैं महक लिख रहा हूँ, है ना, तो हर जगह महक आ रहा है। मैं चाहता हूँ यहाँ पे महक आए, यहाँ पे हिना है एंड एक फैजान आए। तो उसके लिए हम पास करते हैं प्रॉपर्टीज। ओके, तो किस तरह से हम प्रॉपर्टीज पास करेंगे, तो यहाँ पे जैसे हम HTML में एट्रीब्यूट्स डालते हैं ना, उसी तरीके से। तो यहाँ पे मैं एक प्रॉपर्टी डालता हूँ। जरूरी नहीं है कि हम प्रॉपर्टीज इसमें डिफाइंड है कि नेम ही है, नहीं, हम कुछ भी प्रॉपर्टीज डाल सकते हैं, कुछ भी। ओके, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ हिना, और यहाँ पे फेजा, यहाँ पे महक। ओके, सो ये क्या है, मेरे प्रॉपर्टी है। तो ठीक है, अब यहाँ पे प्रॉपर्टी डाल दिया। तो अब मैं चाहता हूँ यहाँ पे मैं देखो भी। अब जैसे कि हम फंक्शन में करते थे ना, सपोज एक फंक्शन होता, कंपोनेंट जो है एक फंक्शन होता, इसमें मैं नेम पास कर रहा हूँ ना, इना एंड फैजान, ऐसा कुछ है ना। तो हम हमारे फंक्शन में क्या करते थे, हम सेम, कि जो भी हम लिख रहे हैं ना, जब कोई फंक्शन है, जैसे कि सपोज कि ये मेरा एक फंक्शन है कंपोनेंट। ओके, तो जब मुझे इस इनपुट को इस्तेमाल करना है, तो हम कैसे करते थे, यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर करते थे उसे सिमिलर, और यहाँ पे कुछ प्रोसेस करते थे, राइट। वैसे ही हम रिएक्ट में भी करते हैं। ओके, तो रिएक्ट में क्या होता है, सेम होता है। यहाँ पे ना मैं देखता हूँ, तो मुझे जो भी लेना है, यहाँ पे मुझे एक ऑब्जेक्ट मिलता है। ओके, एक ऑब्जेक्ट की डिटेल देखता हूँ मैं क्या क्या मिलता है। तो यहाँ पे देखो, मैं प्रोप्स को क्या कर रहा हूँ, प्रिंट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे अभी हम कंसोल में देखते हैं कि क्या डेटा हमें मिलता है। ओके, तो यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे क्या मिला है प्रोप्स में, 3 है ना हमारे, हीना, फैजन एंड महक। मैंने क्या किया, यहाँ पे 3 बार कंपोनेंट को कॉल किया हुआ है ना। और यहाँ पे मुझे जो है 3 बार कंपोनेंट जो है यहाँ पे रेंडर हो चुके हैं, हेलो महक, हेलो महक, हेलो महक, है ना। यहाँ पे नेम हमारा महक था जो हमने कल देखा था। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे नेम पास किया। तो ऐसा नहीं कि डायरेक्टली नेम आया, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या हुआ, एक ऑब्जेक्ट में आया हुआ है। प्रोप जो है मिला है हमें, एक ऑब्जेक्ट मिला है। तो जो भी मैं यहाँ पे पास करूंगा, वो एज ए की ट्रीट होंगे इन प्रॉपर्टीज। जैसे कि सपोज अब मैं हिना का ही पकड़ता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ स्किल्स, और यहाँ पे मुझे एरे पास करना है। तो यहाँ पे देखा कुछ एरर हो रहा है। तो जब भी हमें स्ट्रिंग पास करना है तो हम ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जब भी हमें कोई दूसरा डेटा टाइप जैसे कि बुलियन, नंबर, एरे, ऑब्जेक्ट पास करना है, तो उसके लिए हमें कर्ली ब्रेसेस इस्तेमाल करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे मैं डालता हूँ HTML, CSS एंड JS। ओके, वैसे ही और मुझे डालना है, सपोज अबाउट स्ट्रिंग,
तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ट्रू या फॉल्स करूँगा। ओके, और यहाँ पे देखो जो हमारा स्ट्रिंग है ना यहाँ पे पास किया है, इसको भी ऐसे कर सकते हैं लेकिन ऑप्शनल है, ऐसे भी चलता है एंड ऐसे भी चलता है, लेकिन बाकी डेटा टाइप्स के लिए हमें हमेशा करली ब्रेसेस में डालना ही होता है। ओके, तो वैसे ही हम अभी क्या थोड़ा डाटा छोटा करते हैं यार, इस ट्रेनी तो सारे ट्रेनी हैं हम। ओके, ये स्किल्स है, अब फैजान की भी यही स्किल्स है, एंड सी सी डाल देता हूँ एक, एंड रिएक्ट जेएस, और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ नोड जेएस, ठीक है, एंड सी प्लस प्लस कर देता हूँ। ओके, तो ये डेटा हमने यहाँ पे डाला हुआ है। ओके, अब मैं यहाँ पे प्रोप में देखता हूँ, ठीक है, सो यहाँ पे दिख रहा है मुझे जो फर्स्ट है उससे मुझे हीना एंड उसके स्किल्स आ चुके हैं, है ना, दिख रहा है जो यहाँ पे पास किया था। तो इस कंपोनेंट को क्या किया, उसने कॉल किया और हमें हीना एंड उसकी स्किल्स नजर आए, वैसे ही फैजान एंड महक की भी नजर आ गए। ओके, तो अब मुझे प्रॉपर्टीज पे मिल तो रहा है, तो सिंपली मैं क्या करूँगा, ये नाम पास करने के बजाय मैं props डॉट नेम कर लूँगा। ओके, अब देखते हैं अब नाम क्या आता है। टाडा, तो दिखाई दे रहा है यहाँ पे हेलो हिना, हेलो फैजान एंड हेलो महक। तो इस तरह से हम प्रॉपर्टीज को पास करते हैं। प्रॉपर्टीज अगर देख ले सिंपल लैंग्वेज में कहे तो हमारे वो HTML एलिमेंट्स के जो एट्रीब्यूट्स है उसी तरीके से है। ओके, लेकिन जब हम ऐसे पास करते हैं तो सारे जो एट्रीब्यूट्स हैं वो एज ए की एंड वैल्यू पेयर में जाते हैं इन अ फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके, टू द कंपोनेंट। फिर कंपोनेंट में हम क्या करते हैं, प्रॉप्स, एक ही हमें क्या मिलता है कि यहाँ पे इनपुट मिलता है, हालांकि हमने कई सारे दिए यहाँ पे, लेकिन इन सब का क्या होता है की वैल्यू पेयर बन के हमें एक ऑब्जेक्ट मिलता है जिसे हम प्रॉप्स कहते हैं यहाँ पे। ओके, तो उसको हमने प्रिंट करके भी देखा और उसे इस्तेमाल भी किया। ओके, तो ये है प्रॉप्स। सभी को समझ में आई चीज? कोई इश्यू है तो प्लीज बताओ। है ना आपको, सॉरी माइक। सो ये है हमारे प्रॉप्स। अब हमने और की डेटा लिया था ना यहाँ पे, वो है हमारा स्किल्स, है ना। तो यहाँ पे एक चीज हम और देखेंगे, यहाँ पे मैं एक डिव बनाता हूँ फिलहाल के लिए। ओके, और यहाँ पे रिटर्न कर देता हूँ ये चीज, ठीक है। सो ये हमारा, मैं प्रीटियर लेता हूँ, एक्सटेंशन है मैं बताना चाहूंगा, वो है प्रीटियर। मेरे अंदर है क्या इसमें, मैं इस्तेमाल नहीं करता ऐसा। फॉर्मेट डॉक्यूमेंट फॉर्मेट नहीं हो रहा है ना ठीक से, ठीक है। प्रीटियर, अच्छा। सो ये कि एक एक्सटेंशन है हमारे VS कोड में जो हमारे कोड को बहुत अच्छी तरीके से फॉर्मेट करता है, एंड इसके बारे में हमने बताया भी था फर्स्ट, जितना मुझे याद है। तो वही अभी इस्तेमाल करेंगे। अब देखो यहाँ पे मुझे ना फॉर्मेट डॉक्यूमेंट विथ प्रीटियर आया, दिख रहा है यहाँ पे, राइट क्लिक किया, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट विथ प्रीटियर, यहाँ पे आ गया। ओके, प्रीटियर के बारे में पता था ना, इतना मुझे पता है, सेशंस में हुआ है पहले भी जावास्क्रिप्ट के, है ना। महक आपको, ओके। तो यहाँ पे प्रूफ में हमें मिला। अब मैं चाहता हूँ कि मैं एरे भी दिखाऊं, है ना, एंड मैं चाहता हूँ कि मैं जब एरे को दिखाऊं तो चाहता हूँ मैं किस फॉर्मेट में दिखाऊं, मैं एक लिस्ट में दिखाऊं, एक अनऑर्डर लिस्ट में दिखाऊं, है ना। तो ठीक है,
तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑर्डर लिस्ट बनाना है तो यूएल टैग है ना। यहाँ पे मैं एक ना S3 बनाता हूँ, मेरा स्किल्स लिखता हूँ ना यहाँ पे स्किल्स लिखे और यहाँ पे यूएल टैग। ओके, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सिंपली अब मेरा एरे प्रिंट करता हूँ, प्रॉम्प्ट्स डॉट स्किल्स। अब देखते होता क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल एरे क्यों, हाँ एरर क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे H4 था एंड यहाँ पे वो मैच नहीं कर रहा था। अब देखते हैं, यहाँ पे दिखाई दिया क्या हुआ, HTML CSS जावास्क्रिप्ट, HTML CSS जावास्क्रिप्ट, HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट। तो क्या हुआ, हमारा सारा चिपक के आया हुआ है ना, मतलब क्या किया उसने, ज्वाइन किया बाय स्पेस। समझ में नहीं आया होगा, दिखाता हूँ। रिएक्ट के क्या किया, बाय डिफॉल्ट उससे जो है ना ज्वाइन कर दिया। ये हमारा एरे था ना, इस तरह से हमने दो से परसों आई थिंक देखा था। तो उसने क्या किया, यहाँ पे ज्वाइन किया बाय दिस, बस। ओके, ये बिहाइंड द सन सारा हो गया, ये जो ज्वाइन है ना उसने खुद कर लिया। लेकिन हम तो इस तरह से नहीं चाहते ना डेटा, हम चाहते हैं कि हमारा जो डेटा है वो आ, एक लिस्ट में नजर आए ना। तो उसके लिए क्या रहता है, हम देखते हैं। तो उसके लिए देखो यहाँ पे props डॉट स्किल है हमारे, इसे हम क्या करेंगे, मैप करेंगे। ओके, स्किल्स क्या हमारा एक एरे है, यहाँ पे फंक्शन लिखूंगा मैं, फंक्शन, उसमें पास कर, वहां से मुझे मिलता है स्किल, और यहाँ पे मैं रिटर्न करता हूँ एक li टैग, और यहाँ पे स्किल है ना। मतलब सिंपली क्या किया, हम जो एरे था मेरा उसको मैप किया मैंने, और हमें पता है कि मैप में क्या होता है, इटरेट होता है ना हर एक, और हमें एक नया एरे मिलता है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो पुराना एरे था स्किल्स, ये जो मैप फंक्शन है रिटर्न करेंगे एक नया एरे विद सम चेंजेस, है ना। तो यहाँ पे क्या करा मैंने रिटर्न किया li विद, यहाँ पे अंदर मैंने स्किल लिख दिया। ओके, पास किया। अब देखते हैं किस तरह से हमें डेटा नजर आता है। तो दिखाई दे रहा है यहाँ पे HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट। तो इसलिए मैं कह रहा था कि मैप जो है बहुत इस्तेमाल होता है, एंड फंक्शन एंड मैप ये बहुत बार देखने मिलते हैं हमें हमारे रिएक्ट में। ओके, सो ये चीज़ समझ में आई, किस तरह से हमने मैप का इस्तेमाल किया। अगर समझ नहीं आया तो प्लीज़ बताओ। तो ये हुआ हमारा, मैंने लिख के रखता हूँ कि क्या क्या हम देख रहे हैं, सो हमें आइडिया होंगी ना। एक कंपोनेंट्स हमने देखा, फिर प्रोप्स हमने देखा, रिएक्ट फाइल स्ट्रक्चर भी देखा, और आज हमने क्या देखा और भी, मैप फंक्शन विद JSX। ओके, हम JS के बारे में जानेंगे आज कि JSX वैसे JS क्या है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या किया, एक एरे को उसको हमने मैप किया। ओके, अब यहाँ पे एक हमें की डालना पड़ता है, की ये नेसेसरी है, कह लूँगा मैं कि की डालना चाहिए। एंड क्यों डालना चाहिए उसके बारे में हम आगे जानेंगे, बट मैं समझाना चाहूँगा कि की क्या है। तो यहाँ पे जैसे कि हमें पता है कि सेकेंड में जो है ना इंडेक्स मिलता है हमें, जो कि जीरो जीरो से शुरू होता है ना, 0 1 2 3 4 वगैरह। तो यहाँ पे मैं की डाल देता हूँ, इंडेक्स। तो ये की क्या है मैं बोलता हूँ। रिएक्ट में वो क्या करता है, जितने भी हमारे एलिमेंट्स हैं, जितने भी हमारे जो एलिमेंट्स क्रिएट होने वाले वाया रिएक्ट, वो हर एलिमेंट्स को एक यूनिक की असाइन कर देता है, कि जिससे वो डिस्टिंग्विश कर पाए हमारे हर एक एलिमेंट को। ओके, जब भी हमारा क्रिएट होता है ना, वो क्या करता है, हर एक एलिमेंट को, जैसे कि ड्यू को एक की दे देगा, असाइन कर देगा, H3 को, H4 को, UL को, LI को, वो हर किसी को एक की असाइन कर देता है, एक यूनिक एड्रेस।
जिससे वो समझ पाता है कि किस कहाँ पे क्या परफॉर्म हो रहा है। ओके, सो अभी मैंने क्या किया यहाँ पे, बाय डिफॉल्ट हर चीज को एक की रहती है। ओके, हर चीज को एक की रहती है बाय डिफॉल्ट, असाइन करने की जरूरत नहीं है। बट जब भी हम कुछ ऐसी चीजें जो डायनेमिकली हमें आ रहे हैं, जैसे कि स्किल्स जो है ना, एक एरे है ना, जब भी हम ऐसी चीज को जब हम मैप करके रिटर्न करके लेते हैं, तो इस केस में हम क्या करते हैं, हम जो है की का इस्तेमाल करते हैं। एंड इसके बारे में क्यों करते हैं, क्या रीजन है, उसके बारे में डिटेल में और हम जानेंगे। बट इतना समझ लो कि जब भी हम मैप फंक्शन में इस्तेमाल करके रिटर्न में हम जब जेएसएक्स पास करते हैं, जेएसएक्स एलिमेंट क्रिएट करते हैं, तो कि हमें पास कर लेना चाहिए जो यूनिक हो। ओके, मैं ऐसे नहीं कर सकता कि यहाँ पे ना एडिट कर दूँ। तो इससे क्या होगा, जितने भी मेरे एलिमेंट्स बन रहे हैं ना यहाँ पे 1 2 3, ये जितने भी, सबका जो की है वो सेम ही है ना, वैसे नहीं होना चाहिए, यूनिक रहना चाहिए, इसलिए हमने इंडेक्स दिया। तो इस कंपोनेंट में इसका की है 0, इसका 1, इसका 2 3 4। ओके, 0 1 2 3 4, तो ये रहना चाहिए हर कंपोनेंट में। ओके, तो की के बारे में और अपन जानेंगे, इसके ऊपर मेरा आर्टिकल भी है, मैं वो भी आपको बताऊंगा। तो ये था हमारा की एंड प्रोप्स। तो इसमें अगर मैं और चीज़ें बताना चाहूँ, तो वो चीज़ है कि हमने किस तरह से हमारे एलिमेंट को एक्सेस किया। अब जैसे कि यहाँ पे मैंने क्या किया, प्रोप्स इस्तेमाल किया ना। एक चीज़ हमने पढ़ी थी, डिस्ट्रक्चरिंग। तो जिसे जिसे याद नहीं है उसके लिए हम थोड़ा रिकैप लेते हैं, फिर उसके ऊपर हम बढ़ते हैं आगे। डिस्ट्रक्चरिंग इन फंक्शन। तो देखो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक ना क्रिएट स्टूडेंट। ओके, और इसमें मैं क्या पास करता हूँ, आईडी पास करता हूँ, फिर पास करता हूँ मैं आईडी पास नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ नाम वगैरह पास करता हूँ, नेम जो कि है अरबाज। यहाँ पे पास करता हूँ एड्रेस विश्रांत तिवारी। ओके, और यहाँ पे फंक्शन बनाता हूँ मैं। ओके, क्रिएट स्टूडेंट। जब भी हम कोई फंक्शन बनाएंगे तो फर्स्ट पहले बनाना है, एंड उसका रीज़न ये है, रिएक्ट जो जावास्क्रिप्ट पे 1 बाय 1 पढ़ता है ना, लाइन नंबर 21 22 23 24 25 26। तो इस केस में क्या होगा हमारा, अगर हमने इसे ऊपर डिक्लेयर किया ना, तो बोलेगा एरर, वो बोलेगा क्रिएट स्टूडेंट नाम का फंक्शन एग्जिस्ट करता ही नहीं है। क्योंकि जब वो लाइन बाय लाइन बाय पढ़ते आया 21 तक, तो उसने जितना भी पढ़ा है ना कोड ऊपर, उसे क्रिएट स्टूडेंट मिला ही नहीं ना। इसलिए हम हमेशा ऐसे जो चीज़ें रहते हैं ना, हमारे वेरिएबल्स फंक्शन, हम ऊपर ही डिक्लेयर करना ज़्यादा प्रीफर करते हैं। तो ये हमारा क्रिएट स्टूडेंट है। यहाँ पे मैं, मुझे एक ऑब्जेक्ट मिल रहा है ना, स्टूडेंट मिल रहा है, और यहाँ पे मैं कंसोल करता हूँ स्टूडेंट नेम। यहाँ पे स्टूडेंट नो नेम, स्टूडेंट एड्रेस। ओके, अब देखते हैं इसको ना, मैं यहाँ से उठा के ना यहाँ पे डाल देता हूँ। नॉइज बहुत ज़्यादा आ रहा है क्या यहाँ पे, हिनान महक? मेरा बैकग्राउंड नजर आ रहा है तुम दोनों को बहुत, सो मैं मेरा रूम बदलता हूँ। ओके, सो यहाँ पे देखो स्टूडेंट नेम एंड स्टूडेंट एड्रेस मैंने पास किया। यहाँ पे मैंने एक ऑब्जेक्ट पास किया है ना, फिर यहाँ पे स्टूडेंट नेम स्टूडेंट एड्रेस किया। इसको हम इस तरह से भी कर सकते हैं, सीधा यहाँ पे रिस्ट्रक्चर कर दे, चलता है। नेम एड्रेस स्टूडेंट इज नॉट डिफाइंड आया है ना। यहाँ पे मैंने क्या किया, जो स्टूडेंट मुझे आ रहा था ना, उसको मैंने डायरेक्टली यहाँ पे रिस्ट्रक्चर कर दिया। ओके,
फिर यहाँ पे सिंपली मैं क्या करूँगा, सिर्फ नेम एंड एड्रेस लूँगा, दिखाई दिया। तो इस तरह से भी हम कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट लिया और इस ऑब्जेक्ट को मैंने यहाँ पे डिस्ट्रक्चर कर लिया। ओके, सो ये चीज़ समझ में आए सभी को? नहीं तो हम और एक तरीके से जाते हैं, और भी बिगिनर लेवल पे, तो और समझ में आ जाएगा। समझ में आया फैजान एंड माइक? दो मिनट मैं विंडोज बंद कर दूँ। ओके, सो माइक समझ में आया या फिर थोड़ा और बिगिनर पे ले जाऊँ? अगर याद नहीं आ रहा तो मैं कर सकता हूँ। ओके, ठीक है। इस फंक्शन को ना हम फिर से बनाते हैं। ओके, यहाँ पे क्या आ रहा था, हमारा स्टूडेंट आ रहा था ना, स्टूडेंट ही लेते हैं। ओके, अब जैसे हमें पता है कि हम जो है ना इस तरह से डिस्ट्रक्चर कर सकते हैं, है ना? ये हमने लास्ट में भी देखा था हमारे रिस्ट्रक्चर के लेक्चर में, कि ऑब्जेक्ट को हम रिस्ट्रक्चर कर सकते हैं इस तरीके से। इतना पता है ना मैं? ओके, तो सिंपली मैं क्या कर रहा हूँ, मैं वेरिएबल बना ही नहीं रहा। ये जो है ना, यहाँ पे मैं वेरिएबल बना के लूँ वगैरह, सिंपली हम ऐसे भी कर सकते हैं। इसी चीज़ को डायरेक्टली हम यहाँ पे डाल दें, चल जाता है। ओके, सो इस तरह से रिस्ट्रक्चर कर सकते हैं। अभी ठीक है ना ये मैक? ओके, तो वैसे ही हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्रॉप जो हमें एक ऑब्जेक्ट मिल रहा है, यहाँ पे हम एरे करेंगे, सॉरी अपना ऑब्जेक्ट करेंगे, नेम मिल रहा है, स्किल्स मिल रहा है ना? यहाँ से प्रॉप हटा देता हूँ, यहाँ पे स्किल हटा देता हूँ। क्या अभी हमारा चलता है? हाँ चलता है, दिख रहा है हमारा चल रहा है। ओके, सो इस तरीके से हम प्रॉप को डिस्ट्रक्चर कर सकते हैं। और एक चीज अभी हम पढ़ेंगे, वो है हमारा स्टाइल्स इन JSX। ओके, सो अभी जिस तरह से हम स्टाइल देते थे नॉर्मली, वो देने का तरीका था कि हम स्टाइल देते थे ना इस तरीके से, बैकग्राउंड कलर रेड। क्या चलता है? नहीं चलता है। यहाँ पे देखते हैं एरर क्या आ रहा है। तो यहाँ पे एरर आया कि द स्टाइल प्रॉप एक्सपेक्ट मैपिंग फ्रॉम अ स्टाइल प्रॉपर्टी टू वैल्यू नॉट अ स्ट्रिंग। फॉर एग्जांपल इस तरीके से। तो यहाँ पे करना क्या है हमें, जब भी हम JSX में स्टाइल लेते हैं तो हम स्ट्रिंग में पास नहीं कर सकते हमारे CSS। यहाँ पे हम कौन से लिखेंगे, जावास्क्रिप्ट वाला स्टाइल्स। जैसे कि हमने देखा था ना, क्लास नेम वगैरह लिखा था हमने कि क्लास, यहाँ पे स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर, ऐसे तो नहीं लिखा था हमने। हमने क्या किया था, स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर। ओके, तो हमें जो भी हमें देना है हमारे CSS के प्रॉपर्टीज, तो हम क्या करेंगे, जो जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट में जो CSS के प्रॉपर्टीज होते हैं उस फॉर्मेट में देंगे। तो इस तरीके से हम देंगे नहीं,
इस तरीके से। तो जितने भी हमारे प्रॉपर्टीज है उसे हम क्या करेंगे, ये जो स्नेक केस है उसको हम कैमल केस में कन्वर्ट करना है हमें। हमें सारे प्रॉपर्टीज याद रखने की जरूरत नहीं है। अगर सपोज मुझे ओपेसिटी इस्तेमाल करना है तो यहाँ पे ओपेसिटी इस्तेमाल करूंगा मैं जेएसएस के अंदर। अगर सपोज मेरे में है पैडिंग, मैं पैडिंग इस्तेमाल करूंगा। लेकिन जैसे कि सपोज पैडिंग राइट आ जाता है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इस्तेमाल करूंगा पैडिंग राइट, बस। तो इतना ही सिंपल है हमारा लिखने का तरीका सी एस एस इन जे एस एक्स। सो यहाँ पे मैं लिखता हूँ पैडिंग, लिखता हूँ, यहाँ पे ऐसे लिख सकते नहीं, हमें स्ट्रिंग में डालना होता है, ओके। और यहाँ पे मैं स्टाइल जो है ना इसको दे देता हूँ अपने डिव को, और मार्जिन बॉटम जो कि मैं दूंगा 1 RM ऑलरेडी है तो 2 RM मिट जाएगा वहाँ पे, देखते हैं। सो दिख रहा है यहाँ पे पैडिंग वगैरह अप्लाई हो चुकी है। तो इस तरह से हम स्टाइल्स को अप्लाई करते हैं, ओके। समझ में आया कंसेप्ट सभी को स्टाइल्स का? तो ठीक है, अभी हम थोड़ा असाइनमेंट के बारे में बात करते हैं। सो मैंने कल सोचा कि मैं असाइनमेंट दूँ। सो उस असाइनमेंट के लिए क्या हम हमेशा रिएक्ट का कोड शेयर करते बैठेंगे? नहीं, क्योंकि इसका कोड बहुत बड़ा हो जाता है। सो आज हम देखेंगे कि हम क्या करेंगे। आज जो है ना रिएक्ट एप्लीकेशन को, जो हम जो तुम्हारे एप्लीकेशन है रिएक्ट के जो तुमने बनाया है, उसको हम क्या करेंगे, गिटहब पे बनाएंगे। गिटहब पे हम कोड डालेंगे और मैं तुम्हारा वहाँ से ही तुम्हारा मैं असाइनमेंट चेक करूँगा, ओके। तो असाइनमेंट पे सिर्फ तुम्हें स्क्रीनशॉट भेजना है कि हाँ मैंने ना ये कोड लिखा है वगैरह, ये इम्प्लीमेंट किया है, ओके। जो भी उसका आउटपुट आया हुआ है, जैसे कि हमारा आउटपुट ये आया है ना, इसका स्क्रीनशॉट भेज दो, चलेगा। एंड सो गिटहब का जो हमारा सेशन हुआ था, क्या तुम दोनों ने किया था अटेंड वो? फैजान तुमने नहीं? ओके, सो प्लीज वो देख लो। प्रोन्टेरा प्लीज वो गिटहब वाला ग्रुप पे फिर से डाल दो, क्योंकि अभी हम गिटहब के साथ गिटहब पे जो हमारे असाइनमेंट है वो अपलोड करेंगे, ओके। मीन्स मैं चेक वहाँ पे ही करूँगा कहाँ वर्क उनका, एंड असाइनमेंट जो है मैं क्लासरूम पे ही दूंगा, ओके। सो ठीक है। सो अब जो मैं स्टेप्स करता हूँ उसे फॉलो करो प्लीज। पहले जाओ github.com पर, ओके। आई होप सब लोग गिटहब पर आ चुके होंगे। सो गिटहब क्या है, एक वर्जन कंट्रोल है। सिंपल लैंग्वेज में कहूँ, एकदम सिंपल, तो मैं जैसे कि गेम्स लॉन्च होते हैं या सॉफ्टवेयर लॉन्च होते हैं, कुछ वर्जन्स में होते हैं ना, वर्जन 1, वर्जन 2, वर्जन 3। जैसे कि एक गेम था WCC, जिसमें क्रिकेट का देखा होगा गेम। सो उसके भी कुछ वर्जन्स थे वगैरह। तो क्या हुआ, उनका एक वर्जन लॉन्च हुआ था, उसमें बग्स थे कई सारे। वर्जन 1 ठीक था चला, वर्जन 2 में ठीक चला। ये वर्जन बनाती क्यों है स्पेशली, कि हमने कुछ नया अपडेट डाला हुआ है ना, कुछ नए इम्प्लीमेंट किया हुआ है, नए फीचर्स है ना। सो वैसे ही हमारे हर सॉफ्टवेयर में ये क्रोम के भी वर्जन रहते हैं अलग अलग, वेबसाइट की भी रहते हैं, एंड्रॉयड एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन, ओके। सो हमारे इवन हमारे जावास्क्रिप्ट की वर्जन्स है अगर खेले तो ES फॉर्मेट में, ES6, ES7, ES11, ES12, और वो चलती रह रहा है। सो वर्जन का काम क्या होता है कि जैसे कि मैंने बताया कि हर वर्जन में कुछ नए फीचर्स ऐड किया जाते हैं। लेकिन जैसे हमें पता है कि फीचर्स कभी कभी चलती नहीं है, स्टक हो जाते हैं, राइट। सो वर्जन 1 लॉन्च किया, वर्जन 2 लॉन्च किया, सपोज वर्जन 3 लॉन्च किया, लेकिन वर्जन 4 लॉन्च भी करने के बाद जो यूजर्स थे उन्होंने फीडबैक दिया कि इस वर्जन में ना ये जो आपने नए फीचर्स डाले हैं ना, ये चल नहीं रहा है ठीक से, या फिर जो पुराने फीचर्स है ना उस पर अफेक्ट हो रहा है, पुराने फीचर्स भी हम इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। तो इस केस में क्या होगा हमारा कि हाँ, अरे वर्जन 4 तो चल नहीं रहा है, एंड
हमारे क्लाइंट्स अगर हमारा कस्टमर्स हमारे अगर इस्तेमाल नहीं कर पाए तो हम हमारे यूजर्स जो है लूज कर देंगे। तो टेम्परेरी क्या करेंगे, ठीक है, अब कोई सोल्यूशन नहीं हमारे पास कि हम जल्दी से वर्जन 4 का कुछ नया वर्जन डाल दें, जैसे कि वर्जन 4.1, उससे जो जितने भी इश्यूज आए थे उसे फिक्स करके एक नया वर्जन डाल दो, वर्जन 4.1, राइट। अगर सपोज कि अब समझ में आया कि इतना सारा हमने नए नए फीचर्स दिया था और ये जो है ना हम फिक्स शायद जल्दी ना कर पाए, एक काम करते हैं, फिर से इनको ना वर्जन 3 प्रोवाइड करते हैं। ओके, तो ये क्या कि हमने वर्जन कंट्रोल कर रहे हैं ना, तो उसी का काम करता है हमारे गिटहब। तो यहाँ पे जो भी हम करते हैं ना, छोटा मोटा कोड वगैरह, उसके वर्जन बनते हैं। ऐसे नहीं बनते हैं वर्जन 1 वर्जन 2 वगैरह, वो बहुत मेजर अपडेट होगा तब। यहाँ पे ना छोटे छोटे वर्जन बनते हैं हमारे, नए नया नया फीचर्स हम ऐड करते हैं ना। जैसे कि सपोज कि आज मैंने लॉगिन पेज बनाया, ओके, एंड सेकेंड डे मैंने रजिस्ट्रेशन पेज बनाया। मैं क्या कर रहा हूँ, एक नया नया फीचर मैं ऐड करते जा रहा हूँ, राइट। अगर सपोज मेरा जो मेरा ब्लॉग का था, ब्लॉग का फीचर था, वो काम नहीं कर रहा है, तो उसको क्या करूंगा, मैं रिवर्ट कर दूंगा जो जो मेरा पुराना वर्जन था, जो स्टेबल था। ओके, सो वैसे ही काम हमारा गिटहब करता है। सो नाउ यहाँ पे न्यू पे क्लिक करो। तो अभी हम क्या करेंगे, रेपो क्रिएट करेंगे। रेपो अगर कहूँ तो एक डायरेक्टरी या फिर हम एक फोल्डर क्रिएट कर रहे हैं वर्चुअल। ओके, वर्चुअल हमारे लिए, बट गिटहब के लिए तो एक फाइल फोल्डर ही है वैसे वो। सो जितने प्रोजेक्ट होते हैं ना सब रेपो से ही बनते हैं। ओके, रेपो वही होता है हमारा एक नया प्रोजेक्ट। ओके, तो अब यहाँ पे एक नाम दो, फ्रंटेरा रिएक्ट। ओके, एंड यहाँ पे पब्लिक रखो जिससे मैं भी एक्सेस कर पाऊँ। ओके, और यहाँ पे सीधा क्रिएट रेपो करो। सभी ने किया है चीज? प्लीज थम्स अप करके बताओ सो मैं समझ जाऊंगा। फैजान प्लीज। क्या फोन से कनेक्ट हुए हो? फोन से कनेक्ट किए हैं आप, प्लीज मैसेज में बताओ यार। ओके, सो कर दिया, रेपो बनाया। ओके, अब क्या करो, इस रेपो का है ना यहाँ पे, ये जो लिंक है ना यहाँ पे आई है, इसे कॉपी करो। कॉपी करो और जो भी तुम्हारा फोल्डर है जहाँ पे भी तुम्हें आ, इस रेपो को इम्प्लीमेंट करना है किताब के, जैसे कि मुझे यहाँ पे ही करना है, तो सिंपली क्या करो, आई थिंक सभी ने रिएक्ट एप्लीकेशन बनाया है ना। तो सिंपली क्या करो, जो भी तुम्हारा करंट एप्लीकेशन होगा उसमें ना पहले यहाँ पे व्यू में जाओ एंड हिडन आइटम्स देखो। ओके, अगर हिडन आइटम्स में अगर यहाँ पे तुम्हें डॉट गिट नाम का फोल्डर मिलता है तो उसे डिलीट कर दो। ओके, क्योंकि अभी हम नया वाला डालने वाले हैं। तो यहाँ पे cmd ओपन करो करंट पाथ पर, और यहाँ पे git क्लोन, और ये हमारा URL पेस्ट कर दो और एंटर। ओके, तो क्लोन हो चुका है हमारा। ओके, अब सिंपली क्या करो, यहाँ पे दिख रहा है एक फोल्डर मिला है हमें, फ्रंटेरा रिएक्ट। ये जो गिट है इसे मूव करना है हमारे बाहर के फोल्डर में, जो कि हमारा ऐप है। यहाँ पे दिखाई दिया, यहाँ पे आ गया। अब इस फोल्डर को डिलीट कर दो सिंपली। ओके, तो इस तरीके से हमने हमारे रेपो में गिट को सेटअप कर लिया। ओके, तो यहाँ पे जब हम VS कोड खोलते हैं तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे ना सोर्स कंट्रोल में कुछ आया है ना। तो ये हमारे रेपो जो है ना, जो हमने क्रिएट किया, वो पूरा खाली है, कुछ भी नहीं इसके अंदर। ओके, तो यहाँ पे हमें बता रहे हैं कि अभी इस रेपो में आपने क्या क्या चेंजेस या ऐड किया है या मॉडिफाई किया है।
तो जितना दिख रहा है यहाँ पे, इसमें एक भी फाइल नहीं थी। तो यहाँ पे नजर आ रहा है कि ये फाइल आप ऐड करना चाह रहे हो क्या। ओके, तो सिंपली क्या करो, यहाँ पे लिखो फर्स्ट कमिट। ये हमारा मैसेज है, हमारा एक छोटे से वर्जन का। ओके, यहाँ पे लिखता हूँ मैं, ठीक है। और यहाँ पे पब्लिश ब्रांच आएगा, कर दो। ओके, तो इस तरीके से हमने हमारा फर्स्ट कमिट डाल दिया, हमारा कोड डाल दिया। ओके, तो जब मैं रिफ्रेश करता हूँ यहाँ पे, तो दिखाई दे रहा है मेरा सारा VS कोड का जो कोड है अब यहाँ पे आ गया। अब ये पब्लिक है, कोई भी इसे एक्सेस कर सकता है। ओके, तो यहाँ पे अभी हमारे रेपोस है। ओके, ये सॉरी हमारा रेपो है। अब एक रेपो में हम मल्टीपल ब्रांचेस बना सकते हैं। अगर मैं ब्रांच कहूँ सिंपली लैंग्वेज में, तो ऐसा समझो कि मैं मेरे वर्जन बना रहा हूँ। ओके, या वर्जन से फीचर्स जो मैं डालने वाला हूँ। तो अब यहाँ पे क्या करते हैं, एक नई ब्रांच बनाते हैं हम। तो यहाँ पे व्यू ऑल ब्रांच में जाओ, यहाँ पे न्यू ब्रांच, और यहाँ पे लिखो रिएक्ट नहीं, असाइनमेंट 1। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, मेन से जो है ना इसे क्रिएट करेंगे। मतलब वहां से ब्रांच बनाएंगे, मतलब वहां का कोड लेके एक नई ब्रांच बनाएंगे। तो सिंपली हमने क्या किया, ब्रांच अगर मैं कहूँ सिंपली कि एक वर्जन है या फीचर है जो हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, या सिंपली कहूँ तो वर्जन है। ओके, तो एक हमने एक नया वर्जन या ब्रांच बना लिया है। ओके, जो कि क्लोन हमने किया, कहाँ से क्लोन किया इसको, मेन का कोड हमने क्लोन किया इसके अंदर। तो देख सकते हो कि असाइनमेंट में जो है ना, यहाँ पे जो हमारे ब्रांचेस नजर आ रहे हैं ना, यहाँ पे देखो असाइनमेंट जो है ना सेम है, क्लोन है हमारे मेन ब्रांच का। ओके, और जो भी हमने रीडमी फाइल में लिखा था ना, यहाँ पे आया है वो वैसा। ठीक है, तो ये इस तरह से हमने बनाया। अब मैं असाइनमेंट आज दे देता हूँ, जो कि हमारा रिलेटेड होगा, कंपोनेंट बनाना है। और कंपोनेंट में ये सारी चीज़ें होंगी इसमें, जैसे कि कंपोनेंट्स, प्रॉप्स, मैप फंक्शन, स्टाइल्स, रिएक्ट फ्रेगमेंट जो अभी हम सीखेंगे, या फिर आई थिंक कल ही देखते हैं, वो बेस्ट होगा। ओके, तो आज हम समझते हैं JS6 एंड JS में फ़र्क क्या है। किसे पता है क्या है? महक एंड फैजा, मैंने बताया भी था वैसे, अगर कुछ रिकॉल कर सके तो प्लीज। फैजा नहीं, ओके। सो JS क्या रहता है मुझे बताओ। ये जो रहता है ना हमारा .html, .png, ये सारा क्या है, एक्सटेंशन, राइट। तो एक्सटेंशन हमारे पीसी को एंड हमें भी समझ में हेल्प करता है कि ये फाइल क्या कंटेंट इसमें है, क्या कंटेंट करता है। अगर .py की फाइल है तो मतलब ये पाइथन का कोड है, और इसे मैं पाइथन के इन्वायरमेंट में मैं उसे इस्तेमाल कर सकता हूँ। वैसे ही HTML में मेरे ब्राउज़र में देख सकता हूँ, है ना। .png, .jpg, .jpeg या गिफ, ये सारे क्या है, हमारे इमेज के एक्सटेंशंस है, इमेज के फॉर्मेट्स है। तो मैं इस फॉर्मेट में क्या कर सकता हूँ, इमेज देख सकता हूँ। कभी देखा है कि .png में एक फाइल थी .png नाम की, और उसे खोला तो वीडियो ओपन होगी, नहीं होगा कभी, है ना। सो वैसे ही अलग अलग एक्सटेंशन है। वैसे ही हमारा जो .js है फॉर जावास्क्रिप्ट है, और जो .jsx है वो है जावास्क्रिप्ट। इसका फुल फॉर्म क्या है वैसे यार, भूल गया। JSX मीनिंग फुल फॉर्म जावास्क्रिप्ट XML। ओके, सो जो अभी तक हमने देखा ना कि ये सारा क्या हमारा JSX है। ओके, तो इससे हम डिटरमाइन कर सक पाते हैं कि ये जो कोड है हमारा क्या है, JSX है। JSX में क्या कर सकते हैं हम,
जावास्क्रिप्ट के अंदर HTML, HTML के अंदर जावास्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट के अंदर हम HTML, ये सारा लिख सकते हैं। ओके, तो वो है JSX। अगर मैं इसे JS भी कर लूँ तो चल जाता है, लेकिन कैसे? तो बात ये है कि जो भी हम यहाँ पे कोड लिखते हैं ना, वो कन्वर्ट हो जाता है वैनिला जावास्क्रिप्ट में विद यूजिंग बैबल। बैबल एक कंपाइलर जो कि हमने लास्ट टाइम भी देखा था, है ना? जो भी हम यहाँ पे लिखते हैं वो क्या होता है, ये जावास्क्रिप्ट है ना? जावास्क्रिप्ट में अंदर क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है। ओके, तो ये चीज है। तो मैं JS इस्तेमाल करो, .js फर्क नहीं पड़ता, बिहाइंड द सीन वो कर लेता है अपना, अपने हिसाब से, क्योंकि हमारा कंपाइलर है। अगर कंपाइलर ना होता तो हमें JSX ही लिखना पड़ता। नहीं, उसमें उस केस में भी लिखने की जरूरत शायद होती या ना होती। उसके ऊपर अगर मैं कहूँ तो वैनिला जावास्क्रिप्ट से, वैनिला जब हम कोई प्रोजेक्ट रिएक्ट का अगर स्क्रैच से बनाएंगे फ्यूचर में, तो मैं और डिटेल में बता पाऊंगा कि बेबल किस तरह से काम करता है। सो इतना समझ लो कि .js में या .jsx में दोनों भी चलते हैं फॉर्मेट्स इन रिएक्ट। एंड JSX का कोड भी हम .js में लिख सकते हैं। ओके, ये JSX का कोड है ना, वो हम .js में लिख रहे हैं। लेकिन मेरे हिसाब से जो बेनिफिट मुझे अच्छा लगता है विद विद यूजिंग एक्सटेंशन .jsx वो है कि अभी क्या किया मैंने, .js किया ना, अब सपोज मुझे यहाँ पे ना p टैग बनाना है, यहाँ पे मेरे सजेशन आ ही नहीं रहे यार। अब HTML में कैसे सजेशन आते हैं अपने को? HTML फाइल, जैसे कि मैं यहाँ पे div लिख रहा हूँ, तो यहाँ पे दिख रहा है एक एमेट आया हुआ है ना, div आया है ना, या मुझे 3 p टैग क्रिएट करना है, p×3, है ना, या फिर मुझे p×3 फिर स्पैन, फिर उसका एक बी चाहिए मेरे को सिबलिंग, मैं ये कर सकता हूँ, है ना? लेकिन यही चीज मुझे यहाँ पे आ ही नहीं रही है ना? अब देखो, जैसे मैं जैसे कर लेता हूँ, तो यहाँ पे कंट्रोल स्पेस में दबाता हूँ तो यहाँ पे मैं सजेशन में आ जाता है, पी, पिक्चर टैग भी आ जाता है, पोर्टल टैग है, प्री टैग है, प्रोग्रेस टैग है, दिख रहा है यहाँ पे। तो इससे मेरा काम आसान हो गया ना। तो ये फायदा है JSS का VS कोड में, जो मुझे समझ में आता है कि हाँ, इसके लिए हमें इस्तेमाल करना चाहिए। ओके, सो ठीक है देन। तो असाइनमेंट में दूंगा, तो सिंपली क्या करना है, जो भी आपका कोड होगा उसे असाइनमेंट 1 ब्रांच में ही करना है। सिंपली क्या करो, अभी के लिए ना मैं ये जो है मेरा पुश कर देता हूँ, सेकंड कमिट, ऐसे कमिट लिखते नहीं है वैसे, अभी लिखा मैंने। तो अभी सिंपली क्या करो, यहाँ पे सोर्स कंट्रोल है ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे बंद करता हूँ मैं सब, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे देखो, देख रहे हैं यहाँ पे, यहाँ पे पुल करो सिंपली। अब यहाँ पे ना तुम देखोगे ना, ये जो नीचे है ना मेन लिखा हुआ है, एक ब्रांच है ना हमारे नेम, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक ब्रांच है और असाइनमेंट 1, उस पे जाओ। ओके, और जो भी मैं चेंजेस कहूंगा करने के लिए, जो भी मैं असाइनमेंट दूंगा, वहां पे जाना है और यहाँ पे कर लेना है। जैसे कि अब यहाँ पे मैं करता हूँ स्किल्स है ना, इसको मैं करता हूँ स्किल सेट। ओके, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ असाइनमेंट 1 कंप्लीटेड, और यहाँ पे सिंक चेंजेस कर देता हूँ मैं। ये पुल पुश क्या रहता है कि जब भी मुझे मेरे रेपो से कोड लेना है तो मैं पुल करूंगा, और जब मुझे कोड ऐड करना है उसके लिए मैं पुश करूंगा। ओके, सो मैंने कोड क्या किया, यहाँ पे कमिट कर दिया एंड पुश भी कर दिया। सिंक चेंजेस करना मतलब वही रहता है, पुश कर दिया सिंपली। तो अब यहाँ पे देख लो, यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे कुछ आया हुआ है, मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ पेज, तो देखो असाइनमेंट 1 में मेरा यहाँ पे आया चेंजेस, दिख रहा है यहाँ पे SRC में, कंपोनेंट्स में
देखो यहाँ पे जो मैंने चेंजेस किया ना, स्किल सेट यहाँ पे आ गया। ओके, तो समझ में आई ये चीज फैजान एंड महक? हाँ या ना? महक, तुमने गिटहब का सेशन अटेंड नहीं किया था? हाँ सर किया था, बट याद नहीं आ रहा। सो मैं उतना डिटेल में मैं बता नहीं पाऊंगा रिएक्ट की सेशन। सर गिटहब कैसा यूज करते हैं वो पता है, बट अभी जो किया ना आपने कमिट, अच्छा, तो तुमको ये पता है ना, गिट ऐड, गिट स्टेटस वगैरह, है ना? क्या किया बचा? पहले ठीक है। अब महक, सो तुमको ये पता है ना, गिट स्टेटस, गिट ऐड, यहाँ पे कमांड लिखते हैं हम कुछ। हाँ सर, हाँ सर। तो वो कैसा है कि वो ना एक बड़ा तरीका है, मैं समझता हूँ। अगर सपोज कि मुझे कोई फोल्डर ओपन करना है, तो हम सीधा ऐसे फोल्डर ओपन करते हैं ना। या फिर दूसरा तरीका हमारे पास ये है कि हम इससे करें ना, सीडी नोड मॉड्यूल्स। इससे मैं यहाँ पे कोई फोल्डर ही ओपन कर रहा हूँ मेरे सी एल आई में। तो सी एल आई ज़्यादा प्रीफरेबल है हमारे लिए गुई, तो मुझे गुई पसंद आता है। तो ये भी जो है ना हमारा सोर्स कंट्रोल, एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है फॉर अ गिट, गिटअप। गिट के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। तो अब यहाँ पे हम करते हैं ना गिट ऐड, फिर स्टेटस देखते हैं, फिर गिट पुश, गिट कमिट करते हैं, पुश करते हैं। जरूरत नहीं उधर उतनी सारी चीजें करने के लिए। मैंने कुछ चेंज किया, यहाँ पे उसे डिलीट कर लिया, और यहाँ पे लिखता हूँ मैं जो भी है, मेड सम चेंजेस, कमिट कर दिया। तो इसने जितने भी सारे हमारा थे ना, जैसे किसने क्या किया अभी, गिट ऐड भी किया और गिट कमिट भी कर दिया। अब पुश करने के लिए मैं ये चीज करूंगा बस। तो ये काम हमारा आसान हो गया ना? अब समझ आया महक? ओके। हाँ तो सर। फैजान, और कुछ पूछना है महक? नहीं। फैजान पूछा है, सर आपका रेपो पुल करे करे, हमारा ब्रांच बना है उस पर पुश कर दो, वे भी पुल यू रेपो एंड मेक आवर ब्रांच एंड पुश देयर। नहीं फैजान, खुद की ब्रांच बनाओ, खुद का रेपो बनाओ, खुद की रेपो बनाओ, खुद की ब्रांच बनाओ खुद के अकाउंट पे। और थोड़ा यूज टू हो जाओ खुद के अकाउंट के साथ, तो वो बेस्ट रहेगा। ओके। सो फैजान, तुमको ही पता है ना रिएक्ट गिटहब पहले से, कि तुमने अटेंड नहीं किया ना सेक्शन, या पता ही नहीं है कंप्लीटली? ओके। सो ठीक है, मैं आज असाइनमेंट दे दूंगा। सो उसकी डेडलाइन रहेंगी हमारी मंडे तक। ओके। कल वैसे अगर हुआ तो गेस्ट लेक्चर होगा, एंड किस बात पर होगा अभी वो सीक्रेट है। सच बताओ तो मुझे पता नहीं है। सो उसके बारे में अपडेट आ जाएगा ग्रुप पे, सो प्लीज कल अटेंड करो। ओके। एंड असल में मैं देख रहा हूँ, चेक कर रहा हूँ मैं सभी के, एंड उसके बारे में बताऊंगा अगर मुझे कुछ लगता है कि कुछ चीज़ मिस की या फिर कुछ और भी हम सीख सकते थे वगैरह, तो वो भी हम सीखेंगे। ओके। एंड जो भी तुम्हारे दोस्त वगैरह होंगे तो उन्हें भी रिकमेंड करो इस कोर्स के बारे में। रिएक्ट के अभी शुरू हुआ है, 2 दिन हुए। सो अभी हमारा जो वर्कशॉप एंड गेस्ट लेक्चर भी शुरू होने वाले हैं। रमज़ान की वजह से हमारा उतना हो नहीं पाया क्योंकि स्टूडेंट आ नहीं रहे थे। सो अगर कोई होंगे तो उन्हें भी सजेशन कर सकते हैं इस कोर्स के बारे में। ओके। ठीक है देन, चलो फिर बाय।